Yes, I'm audible. Yes, sir. Good evening. So this was the last topic है ना जो हमने यहाँ तक किया था. ये last था I guess. कौन था last class में? तिशा थी last class में और जुवेरिया थी NCM. Yes, तिशा, जुवेरिया. ये last topic था. Yes, sir. This is where we left off. So NCM, आपने प्लेन सरफेसेस में कुछ मिस किया है. स्फेरिकल सरफेस हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया था. स्फेरिकल सरफेस में कुछ मेजर नहीं. Okay, sir. जो स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में. जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा दूं. स्फेरिकल सरफेस में दो तरह के केसेस आएंगे. एक आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, दूसरा आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर. रेयर टू डेंसर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉनकेव सरफेस के लिए. और कॉन्वेक्स को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल और वर्चुअल. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. कॉनकेव सरफेस के लिए भी दो होगा, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज. ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, concave में भी real image and virtual image, refraction from denser to rarer. So this is something जो कुछ authors लिखते हैं, like SL अरोड़ा इसको लिखेगा ऐसा, प्रदीप इसको ऐसे लिखेगा, but NCERT rarer to denser और denser to rarer के चक्कर में नहीं पड़ता. NCERT कहता है सब एक है. ये 8 केसेस है ना, इन 8 केसेस के लिए एक सिंगल रिलेशन आता है. वन सिंगल रिलेशन NCERT. एनसीईआरटी में सिर्फ ये जाएगा कि इंसिडेंट मीडियम कौन सा है और रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है. दैट्स इट. फॉर एनसीईआरटी ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी रे रेयर से डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है. जब भी आपके बोर्ड्स में आता है तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर की जगह सिर्फ ये लिखा होता है रिफ्रैक्शन फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रिफ्रैक्शन फॉर a spherical refracting surface. Spherical refracting surface. And that surface could be a concave surface or a convex surface. ये भी matter नहीं करता. We can take a convex surface or we can take a concave surface and get the same relation. Now, the thing that matter is कि in N1 or N2, your N1 is the incident medium. Means जहां आपकी object है, that is your incident medium. And N2 is your refracted medium. Means rays refract होकर जहां जाएंगी, that is your refracted medium. That's it. So throughout our calculations, at least for the spherical refracting surface, for us, N1 is always an incident medium and N2 is always a refracted medium. This is it. ऐसा हो सकता है कभी ये एयर हो, ये वाटर हो, किसी और केस में ये वाटर हो जाए, ये एयर हो जाए. So this is an object हो, आपने एक रे को इंसिडेंट किया और ये कॉन्वेक्स सरफेस है. दैट मींस टुवर्ड्स द रेयर मीडियम दिस इज कॉन्वेक्स, तो ये रेयर है. एंड टुवर्ड्स एंड दिस इज द डेंसर मीडियम. एक रेयर है और एक डेंसर है. आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए. तो सेंटर देखो, मैं आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स बचा रहा हूँ. अगर आप एसएल के अकॉर्डिंग जाओगे या प्रदीप के अकॉर्डिंग जाओगे तो 8 डेरिवेशंस है. कम भी करोगे तो 2 डेरिवेशंस आपको करनी पड़ेगी. 2 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे. एनसीईआरटी थोड़ा स्मार्ट खेलता है. एनसीईआरटी नहीं देता आपको 8 केसेस, 2 डेरिवेशंस. एनसीईआरटी कहता है एक ही सिंगल केस. इट्स ऑलवेज इंसिडेंट मीडियम टू रिफ्रैक्टेड मीडियम. अब ये कुछ भी हो मैटर नहीं करता, एक ही डेरिवेशन आएगी, एक ही रिजल्ट आएगा. सो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ. सो ये आपने ऑब्जेक्ट रे को यहाँ इंसिडेंट किया. दैट इज द रेडियस. नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना है. सो अगर आपको स्फेयर पे कहीं भी नॉर्मल चाहिए तो बस उस लाइन को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दो. स्फेयर पर अगर आप कभी भी नॉर्मल ड्रॉप करना चाहते हैं, जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉप करना चाहते हो उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दीजिए. दैट वुड बी द नॉर्मल. ये नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल. So, ये नॉर्मल है.
और बेटर होगा, तो ये तो एग्जाम्स में तुम्हारे आ जाएगा, तो इसे नॉर्मल को ना यूजुअली डॉटेड ड्रॉ करते हैं, सॉलिड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि या तो कोई और कलर यूज कर लो या इसे डॉटेड ड्रॉ कर दो, सो दैट इज। अब अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो देखो रे ऐसे जाती, स्ट्रेट जाती। Due to refraction, it will bend towards a normal. Say your ray is moving from rarer to denser, so this ray will bend towards a normal. ये आपकी रे आ गई, और एक रे पोल से जाएगी, पोल से जो भी रे जाती है that pass straight without any refraction. So that is your image. ये आपकी image position. So this is your object, this is your image, this is center of curvature. This is incident ray and that is normal. इसे आप कहोगे angle of incidence. This is your refracted ray and this is normal. आप इसे कहोगे this is angle of refraction. This is for the object alpha. This is for the image beta. This is for the center of curvature, which is gamma. This is for the center of curvature, which is gamma. इसे आप gamma. So that is the ray diagram. देखो हमारा मोटिव क्या है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर c. पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इमेज डिस्टेंस v. सो आवर मोटिव इज टू कनेक्ट u v r n1 एंड n2. ये कनेक्ट करना, एक रिलेशन चाहिए इन सब. फर्स्ट ड्रॉ, और इसमें ना एक इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं. आई कॉल दिस पॉइंट एज n, और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल n. चलिए लिखिए. Done, sir. रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने? श्रीन, तिशा, Yes, sir. जुवेरिया, हो गया ड्रॉ रे डायग्राम? Yes, sir. So we have to connect UVR N1 and N2. तो इसके लिए आप start with the Snell's law. We start with the Snell's law. तो देखिए Snell's law क्या कहता है. This is medium of refractive index N1. Angle of incidence is I. So it's N1 into sin I. यहाँ पर it's refractive index is N2. Angle of refraction is R. So that's N2 sin R. Then we use small angle approximation. Small angle approximation में sin I almost I के equal, sin R almost R के equal. So instead of sin I आप I रख सकते हो, sin R की जगह आप R रख सकते हो. So this is N1 into I. It's N2 into R. That's my first equation. Next आपका टास्क है किसी तरह से I और R को ये अल्फा, बीटा और गामा में कन्वर्ट करना. तो देखो वो काम आप कैसे करोगे. इन ट्राइंगल OMC, इनसे मुझे बताओ, इन ट्राइंगल OMC which one is the exterior angle? देखो एक अल्फा है एंगल, एक गामा है, एक I है. इन तीनों में से which one is the exterior angle in OMC? So I. I is the exterior angle. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. You can say that alpha plus gamma is I. So I is alpha plus gamma. That's my second equation. बिल्कुल ऐसे ही मुझे R को भी कनेक्ट करना है. तो see this triangle, triangle MIC. MIC. Shireen, which one is the exterior angle in MIC?
या शरीन, MIC में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? Juveria, in triangle MIC, which one is the exterior angle? Tough है। दिशा, MIC में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? सर गामा। गामा ना, बाहर एक्सटीरियर ये वाला बाहर का एंगल है गामा, which is R plus beta. So you can write that your R is, it's gamma minus beta, that is equation 3. अब आप एक काम कर सकते हो, आप I और R को 2 और 3 को 1 में रख दीजिए। तो जब आप 2 और 3 को 1 में रखोगे, then you will have N1. I is gamma plus alpha. R is gamma minus beta. That is equation. अब आप सिर्फ एक काम कीजिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज किसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो अल्फा बीटा और गामा के लिए अगर आप ट्राइंगल लेते हो MNO, tan अल्फा विल बी MN by NO। अच्छा इतना नोट करो, फिर उसके बाद इन एंगल्स को साइड की टर्म्स में लिखेंगे, इतना लिखो, फिर एंगल्स को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अब इतना लिख लो तो मुझे बताना, फिर एक स्टेप और है डेरिवेशन में जिसमें अल्फा बीटा गामा को साइड्स की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। Yes, sir. Done. Shireen, Juveria, written? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी Yes, sir. मैंने लेट ज्वाइन किया। आपने इससे ऊपर कुछ लिखाया है? नहीं नहीं कुछ नहीं, दैट्स द फर्स्ट टॉपिक। आप लास्ट क्लास में तो थी ना? यस सर। ओके, इसके बाद बस यही स्टार्ट किया, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जस्ट अभी ओके स्टार्ट। सर। रे डायग्राम ड्रॉ करा था आपने? नो सर, बस आपने उस दिन एक वो रेयर और डेंसर ही लिखाया था। ओके, आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, कुछ मेजर मिस नहीं हुआ आपका। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, आप ड्रॉ करें। आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लें तो बताइए मुझे फिर आगे। डन सर। अब देखो, अब काम सिर्फ ये किसी तरह से अल्फा बीटा और गामा को साइड की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इन ट्राइंगल MNO, in triangle MNO, this tan alpha is Mn by NO. Tan alpha is approximately equal to alpha, which is Mn by NO. That's your fifth equation. इसी तरह से आप tan beta कैलकुलेट करो। देखो this triangle, this MIC, MIN, MIN, in triangle MIN को zoom करते हैं। In triangle MIN, we can calculate tan beta. Tan beta is approximately equal to beta, which is equal to, this is small angle approximations, angle small है, sin theta theta के equal होता है, cos theta tan theta theta के equal होगा। tan beta you can write Mn by Ni, और यही आपका object distance image distance बन जाएगा। That's equation number 6. Next क्या बचा हुआ है? गामा बचा हुआ है। अच्छा गामा के लिए मुझे बता सकते हो कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ गामा? MNC.
MNC. Very good, MNC. So in triangle MNC, we can write tan gamma as tan gamma is approximately equal to gamma, which is Mn by NC, not NC, it's Mn by NC. But ये tan बीटा तो फिर Mn by NC होगा या Mn by Ni होना चाहिए था? बीटा. अरे बताओ tan बीटा क्या होगा? Mn by NC या Mn by Ni? Upon NC. No, बीटा बीटा यहाँ है ना, NI. should be Ni. NI. So that's 7. Not no. What we can do is we can just substitute 5, 6, and 7 in 4. Alpha, beta, gamma चाहिए था, सब मिल गया. So let's substitute 5, 6, and 7 in 4. So जब आप ये substitutions करोगे, you will get n1. It's gamma plus alpha. Gamma is mn by nc plus alpha, which is mn by no, is equal to n2, which is gamma, which is mn by nc minus beta, which is mn by ni. So mn will cancel out. So we are left with n1 by nc plus n1 by no, which is n2 by nc minus n2 by ni. So ये आपको मिल गया. अब इसके बाद अब से काम करो. This is like aperture is very small, so P and N points are very close. ये वाला point और ये वाला point बहुत close है. तो मैं एक approximation और use कर रहा हूँ यहाँ. उसके बाद ये derive हो जाएगा. That aperture is small. So if aperture is small, that will mean that P and N are very, very close. Point P and point N are very, very close points. So if those points are very close, तो आप NC को लिख सकते हो कि ये PC के equal हो. And how much is PC? P to C, that's R. इसी तरह से NO PO के equal होगा. And see how much is PO? P से आप O जा रहे हो, that's minus U. And I जो होगा PI, which is equal to V. तो जब आप substitutions करेंगे, so your N1 is N1 by NC is R plus N1 by NO is minus U. N2 by NC, which is R, minus N2 by Ni, which is P. R वाली terms को right में ले जाओ और V वाली term को left में ले आओ. So you will write N1 by minus U plus N2 by V. It's N2 minus N1 divided by R. और जब आप इसे यूज करोगे then you have to use sign convention. अब देखिए इसमें जो N1 है ये रेयर डेंसर नहीं है. आप SL देखोगे या आप प्रदीप देखोगे तो वहां ये रेयर डेंसर है. एनसीईआरटी ने जिस तरह से इसे किया है, एनसीईआरटी कहता है N1 इज इंसिडेंट मीडियम. अब ये रेयर डेंसर कुछ भी हो सकता है. जहां आपकी ऑब्जेक्ट रखी है ये वो मीडियम. N2 इज रिफ्रैक्टेड मीडियम. जहां आपकी इमेज बन रही है, जहां रे रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, ये वो मीडियम. ये बिल्कुल वैसी जैसा हमने एपरेंट डेप्थ में किया था. सो इट्स जनरल फॉर्मूला है. 8 केसेस ऊपर हमने डिस्कस किए थे. इन 8 केसेस के लिए सिर्फ एक सिंगल रिलेशन से काम चल रहा है. डू इट. फिर इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो सकती है.
जब आप इतना नोट कर लो तो मुझे बताना। जब आप इतना लिख लो तो मुझे प्लीज। मैं रिटर्न। हाँ जितना लिख Yes, लिया। sir, done. इसको लिख लिया। इतना हो जाए मुझे बताओ प्लीज। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कर दो। Done, sir. हो गया। एक सेकेंड। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला बिल्कुल फॉर्मूला बेस से स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स। इसे एटलीस्ट आप एक बार खुद ट्राई करो। हाँ? इसे एक बार ट्राई करो। ड्रॉ द रे डायग्राम। एटलीस्ट आप करोगे, गलत भी करोगे, आपको समझ में आएगा कि उस इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स हैं और उनमें से कहाँ आपको एग्जैक्टली इश्यूज आ रहे हैं। ड्रॉ करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ट्राई करना है।
कुछ है आंसर फर्स्ट पार्ट का? दिशा, अंशिका, आप कर रहे हो सॉल्व या मुझे ही करना है? ट्राई कर रहे हो एक बार? सर कर रहे ट्राई एक मिनट। यस देखो सर, 45 हो रहे हैं ना, 745, 747 तक आप ट्राई करो। खुद ट्राई करने का फायदा ये होता है, एटलीस्ट ये समझ में आता है कि फॉर्मूले में कौन सी टर्म नहीं आ रही। फोर्टी सिक्स हो गए, जस्ट वन मोमेंट। चलो जी, कुछ नहीं आया, चलिए गुड, चेक करते हैं क्या कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। So you have a small air bubble in a glass sphere of radius 2 centimeter, appears to be 1 centimeter from the surface when looked at along a diameter. So पहले तो आप एक ग्लास स्फीयर बना लो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना, वो ज्यादा सिखाया जाता है, कंपेरेबल उस न्यूमेरिकल से जो सॉल्व हो जाता है। दिस इज so. कह रहा you have a small bubble in a glass sphere of radius 2 centimeter, so the radius of the glass sphere is 2 centimeter. Appears to be 1 centimeter from the surface when looked at along a diameter. ये सरफेस मान लो, आप यहाँ से देख रहे हो उसे, ये पोल है आपकी सरफेस का, आपका ग्लास जो ये जो भी है क्या है, आपका एयर बबल जो है ये यहाँ दिख रहा है एट 1 सेंटीमीटर। तो मुझे बस ये बता दो, ये जो पोजीशन दी हुई है आप लोगों को क्या लग रहा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज। इमेज आप देख रहे हो ना ग्लास फेयर को, और आपको एयर बबल जहां दिख रहा है दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। दैट्स इट। अब ये ग्लास है, इसमें आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज 1.5। दिस इज एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज 1। आपकी ऑब्जेक्ट एयर में से दिख रही है, मीन्स आपका ऑब्जर्वर एयर में है, सो एयर विल बी योर रिफ्रैक्टेड मीडियम एंड ग्लास इज योर इंसिडेंट मीडियम। दिस इज योर इंसिडेंट। अब आप मुझे बताओ क्या आपको क्या क्या पता चल गया? N1 पता चल गया क्या? Yes, sir. N1 and N2 both. वेरी गुड, N1 यू नो, N2 भी आपको पता चल गया, N2 is 1, N1 is incident medium, N2 is refracted medium। आपको इमेज डिस्टेंस भी मिल गया, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस। यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ लाइट, राइट? लाइट ऐसे जा रही होगी, आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। सो ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ लाइट, सो योर्स radius of curvature will be minus 2 centimeter. And what is this 1 centimeter? Is it object distance, image distance? So image distance. इमेज। And it's positive or negative?
Say your light is going to the right hand side and you're moving to from P to this in a direction opposite. So नेगेटिव negative. तो V is -1. रिलेशन एक ही है, बहुत ज्यादा रिलेशंस नहीं है जो आपको याद करने हो, सिर्फ ये रिलेशन है n1 by -u n2 by v is n2 minus n1 by r. Just substitute the values instead of u, सब पता है आप, substitute the values with the proper sign और मुझे बताओ u कितना है. चलिए और मुझे बताइए अगर आप कुछ कर रहे थे जो आपके अकॉर्डिंग सही था, जो काम यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप बताइए, we So can my discuss. radius and the image distance was correct. ओके, ये आपका करेक्ट था. I Fine. got confused in N1 and N2. अच्छा, तो n1 is always the region जहाँ आपकी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और n2 हमेशा वो मीडियम है जहाँ आपकी, जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ ऑब्जर्वर तो है. इसमें हमने कैसे समझा ये एक बार बता दीजिए. देखिए उसने कहा कि आपकी इमेज बन रही, ग्लास में ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर, एयर बबल ग्लास स्फीयर में appears to a certain observer and looked at along a diameter. तो जिसको आप ग्लास में है, जिसे आप बाहर से देख रहे हैं, तो जहां से आप देख रहे हो दैट मीन्स यहाँ आपका ऑब्जर्वर है. जहां ऑब्जर्वर है वहां लाइट ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और जहां आपका ये रखा हुआ था, एयर बबल जो रखा हुआ था, दैट इज द मीडियम जहां आपका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इसको इंसिडेंट मीडियम कह रहा ओके सर. हूं. कितना है मुझे बताओ प्लीज कि यू कितना आ रहा है. दिस इज जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नाउ. कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ मैं सॉल्व करूंगा. सर को होस्ट भेजना. कोस्ट भेजना है प्लीज. चलो वेरी गुड, कुछ आंसर्स आने शुरू हुए. वैल्यूज रखता है, तो देखिए अगर यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूं, n1 इज 1.5, u इज अननोन, ये हमें कैलकुलेट करना है, n2 इज 1, v इज -1. साइन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मत इग्नोर कर देना. 1 minus 1.5 by r which is -2. So we'll get 1.5 by -u -1 is minus of 0.5 by -2. इसे राइट में ले जाओ. So we'll have 1.5 by -u is 0.5 by 2 plus 1. It's 1.5 by -u. It's 2.5 by 2. इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 1.5 into 2 by 2.5 is -u. So we have 3 by 2.5. It's -u. So your u is minus of 3 by 2.5. 30 तो 1.2 आ रहा है, हाँ, -1.2 सेंटीमीटर. चलो ये सबका मैच कर रहा था. तिशा, अनुष्का आप कुछ गड़बड़ कर रही थी. तिशा का सही था. हाँ सर, वो 3 मेरे से कैंसिल हो गया, पता नहीं कैसे, तो वो 2.5 ही आया बस. अच्छा चलो ठीक करो, जल्दी जल्दी वो. और बाकी लोग जिनका कुछ भी नहीं आया, जुवेरिया, शरीन, इंसिया, आप क्लियर है? Yes sir. Okay, आपको भी कुछ कैलकुलेशंस खुद करनी है. देखिए मेरी कैलकुलेशंस के बाद ना न्यूमेरिकल वेस्ट हो जाता है, हमेशा याद रखना. न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब आप खुद ट्राई करते हो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आता है, दिमाग चलता है. अब जो मैंने समझाया अगर वो आपको समझ में आया तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल आप सुनना चाहिए.
फिर वही 3 मिनट देंगे, आप सॉल्व करोगे, नहीं होता तो फिर मैं हेल्प करूंगा। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Done, sir. चलिए इसको करिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। दिस इज कंपैरेटिवली इजी। क्वेश्चन नंबर 2, 56 हो रहे हैं, अब तक लिख लिया होगा आपने। 3 मिनट है, करिए 59 तक। एक मिनट और है, फिर मैं करूँ। चलो जी, टाइम हुआ। सिर्फ एक जुवेरिया का आंसर है। यार तुम लोग कैलकुलस थ्योरी में तो इतना अच्छा करते हो, क्या हो जाता है एकदम से? क्या हुआ इंसिया, नहीं हुआ? अंशिका, श्रीन, आप मोबाइल नेटवर्क यूज करें क्या? बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई आंसर नहीं आया। अनुष्का, इंसिया, श्रीन, तिशा। तिशा का है, ओके। देखिए, आपको एक स्फेरिकल ग्लास दिया है, सुनिएगा। श्रीन, लास्ट क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था ना,
इफ इट इज वाईफाई तो सर्विस प्रोवाइडर को बोलो अपने वाईफाई वाले को भी इतना स्लो तो नहीं आ सकता, मतलब 1 Mbps भी नहीं आ रहा है तब जाकर जूम कनेक्ट होता है। ये वाटर है, फ्लास्क रख दिया विच इज एयर। सुनो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। स्फेरिकल फ्लास्क है, डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, इट्स 15 सेंटीमीटर ना। वाटर में रखा हुआ है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फ्लास्क। पैरेलल लाइट आ रही है जो फ्लास्क को स्ट्राइक करती है। पैरेलल लाइट का मतलब है इट्स कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। वो कह रहा है कहाँ स्ट्राइक करेगी। सरफेस कौन सी है जिससे रिफ्रैक्शन होगा, जिस सरफेस पर लाइट पहले स्ट्राइक करती है वहां से रिफ्रैक्शन होता है, तो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। सो अब मुझे बताओगे व्हाट इज N1, इज इट वाटर और एयर? So water. Yes, rays are coming from water, so incident medium is water, so N1 is 4/3। कहाँ गई एयर में? So N2 is 1। फ्लास्क का डायमीटर दिया है 15, दैट मींस रेडियस ऑफ द फ्लास्क इज 7.5 सेंटीमीटर। वो आपसे पूछ रहा है, सो इस विल बी पॉजिटिव और प्लस 7.5 और माइनस 7.5। देखो दिस इज फर्स्ट पोल, यू आर मूविंग फ्रॉम P टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज इट प्लस और माइनस, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, R1 is 7.5। So, and what is your object distance? Rays are coming from infinity, so object distance is infinite. You need image distance. V. N1 by minus U plus N2 by V is N2 minus N1 by R. बाकी जितने distractions अगर इस वक्त कुछ चल रहे हैं ना सबको बंद कर दो। ये easy topic है, ये नहीं हो रहा तो आगे tough topics परेशान करेंगे आपको। N2 is 1। ये धीरे धीरे इन्वॉल्व होता चला जाएगा टॉपिक। 1 minus 4/3 divided by R which is 7.5। So 1 by infinity is 0, so ये तो इशू ही नहीं है, तो 0 हो गया। प्लस 1 by V, यहाँ देखो एलसीएम जब आप लोगे 3 एलसीएम आएगा, इट विल बी 3 minus 4। 7.5 डिनोमिनेटर में है इंटू 7.5, so it will be -1 by 3 into 7.5 now। Just take reciprocal on both the sides, so V is -3। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ढूंढने की कोशिश करो क्या ऐसा था जो नहीं हो पा रहा था आपसे। 5 3 15, 7 3 21, 22.5 सेंटीमीटर्स। Is it clear now? चलो लिखो, फिर एक थर्ड क्वेश्चन और है, एंड प्लीज ट्राई की इसको ऐसे करो कि थर्ड वाला आपसे हो जाए। आप लिख लो तो बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसमें फोकल लेंथ कैसे आती है वो सिखाते हैं आप। डन सर। ओके सब लिख चुके हैं? Yes. चुके। नेक्स्ट है क्या? डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। First of all, try to make a ray diagram. That is important. Huh?
इसमें हिंट दे रहा हूँ एक थर्ड में हो सकता है डबल रिफ्रैक्शन हो, 2 रिफ्रैक्शन हो, पहले एक रिफ्रैक्शन लो फिर दूसरा। एट सेवन, 2 मिनट और है। ड्रॉ द रे डायग्राम, डिसाइड करो कहाँ इंसिडेंट है, कौन सा रिफ्रैक्टेड मीडियम है, कितने रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। एटलीस्ट फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज इजी, फर्स्ट करो। ओके अनुष्का, अब जो आया ना आपका ये ठीक है। नाउ ट्राई टू थिंक कि ये और भी एक बार रिफ्रैक्ट होगी रे। दिस इज राइट, लाइक दिस मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। शिरीन कुछ इशू है। शिरीन योर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, नॉट योर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज राइट। सर यस जो यस मैंने पहले वाला किया है वो तो जो सरफेस पे जा रही है, तो उसके बाद जो वो रे अंदर से बाहर निकल रही वो दूसरा है। जी, वो दूसरा है। देखो सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, सो यू हैव अ ग्लोब। ग्लोब का जो डायमीटर है दैट इज 30 सेंटीमीटर, is made of glass of refractive index 1.5, so that's glass refractive index is 1.5. ray enters the globe parallel to the axis, ये ray enter करती है, so that's the first refraction. Your object is in at infinity. Parallel rays means your object is at infinity. Radius of curvature will be 15 centimeter. अब आप लोग बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट पहला रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसके लिए n, ये एयर है, n1 क्या है? एयर। वेरी गुड, एयर। n2 is glass 1.5. रेज इन पैरेलल आ रही है, मींस योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस का नहीं पता, योर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट्स plus 15 centimeter. Let's put these values now, n1 by minus u, n2 minus n1 by r. n1 it's 1 by minus u, it's infinity. n2 it's 1.5 by v, it's n2 minus n1, it's 1.5 minus 1 by r, which is 15. So you can write this as 1.5 by v is 0.5 by v. Am I right? N2 is this, r is 15, right?
sorry, 0.5 by 15. So when I cross multiply them, then V comes out to be 1.5 into 15 by 0.5. See, 0.5 into 15 is 3. So V is 15, 3, 45 सेंटीमीटर. अब देखिए 45 का क्या मतलब है, ये रेस कन्वर्ज हुई और कन्वर्ज होकर ये रेस यहाँ कहीं मिल गई, यहाँ कहीं रेस मिल गई, दैट्स योर इमेज, और ये सेपरेशन आया 45. अब आपको सोचना चाहिए कि क्या ये रेस स्ट्रेट जाएगी जब ये ग्लास से बाहर जा रही है, या एक रिफ्रैक्शन और होना चाहिए? सर रिफ्रैक्शन है। एक और होगा। एक और रिफ्रैक्शन होना चाहिए ना. 1.5 बाय वी. एक तो इतना इंटरनेट कनेक्शन तुम लोगों का डिस्टर्ब रहता है. 0.5 बाय 15. ये एक रिफ्रैक्शन और होना चाहिए. एक रिफ्रैक्शन और हो. तो अब ये जो इमेज है, ये इमेज किस सरफेस के लिए है? दैट्स फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस. पैरेलल रेज यहां जाकर मिलती है अगर सेकंड रिफ्रैक्शन नहीं होता. सो दिस इज इमेज किस सरफेस के लिए? फर्स्ट सरफेस. लेकिन यहां एक रिफ्रैक्शन और होगा. सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगी? यही जो इमेज है फर्स्ट सरफेस की, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस. यही आपकी सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है. तो ये सेकंड सरफेस है, दिस इज द पोल ऑफ सेकंड सरफेस. मुझे आप बता सकते हो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ये यहां से यहां तक 45, डायमीटर 30, ये कोई बताएगा मुझे कितना 15 है? 15 centimeter. 15 centimeter. So that is the object distance now, second diffraction. Object distance. Now plus 15 minus 15. Say this is P2 and this is object. You're going in the direction of light. प्लस Plus 15. What about the radius of curvature? This is pole and this is center of curvature. Pole, center of curvature. Is it plus 15 minus 15? प्लस See, you're going from P2 to O. Light ऐसे जा रही है right में. माइनस. N1 क्या है? ग्लास से एयर में जा रहा है. So N1 is glass 1.5. N2 is air में जा रहा है, it's 1. So it's N1 by minus U, N2 by V, N2 minus N1 by R. रखिए जरा वैल्यूज और मुझे बताइए फाइनली V कितना आ रहा है. इसके बाद विल स्टार्ट समथिंग एल्स. आपको फोकल लेंथ बताकर फिर विल स्टार्ट लेंसेज. और ये होना चाहिए. हाँ.
नोट किया था? कितना है v, कितना आ रहा है बताइए प्लीज। Okay, so see n1 is 1.5 minus u minus 15, n2 by v, n2 minus n1, 1 minus 1.5 by r, which is minus 15. So okay Tisha, Tisha को कुछ ठीक लग रहा है। So इसको राइट में ले जाओ। So you have n2 by v is 1 minus 1.5 is minus of 0.5 by 15, इसको राइट में ले जाओ प्लस 1.5 by 15 और n2 की वैल्यू रख देते हैं। हाउ मच इज n2? n2 is 1, huh? It's 1 1, this is 1. Okay, so this is 1 by v. LCM is 15. It's minus 0.5 plus 1.5, it's 1. So v is coming out to be 1 second. N1 is 1.5, u is minus 15 plus 1 by v, 1 minus 1.5 by r, which is minus 15.5 by 15, 1.5. So yes, v is 15 cm. कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कहीं देखना प्लीज, चेक करने में कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ये माइनस नहीं है ना, ये प्लस है। माइनस 0.5 और माइनस 15 प्लस है। सो दिस इज 0.5 प्लस 1.5, so that's 2 by 15. So your v is 15 by 2. So your v is 7.5 centimeter. So that is your image distance. 7.5 सेंटीमीटर पर जाकर आपकी फाइनल इमेज बनेगी। लिखिए इतना। We'll start lens now. इतना हो जाए मुझे बताओ, we'll start lens. अब क्लियर है ये इंसिया, अनुष्का? यस सर। Yes, sir. ओके लेंस, यस। ये बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है, मतलब ये नीट टाइप के हैं? ये बोर्ड्स में आता है। बोर्ड्स नीट दोनों, देखो नीट का स्टैंडर्ड और बोर्ड के स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि बोर्ड्स में 11th का नहीं आएगा और नीट में 11th का भी आएगा। बहुत डिफरेंस नहीं है नीट में और बोर्ड्स में। अभी जो आपने दिया था ना फर्स्ट टर्म, उसमें आपके ज्यादातर क्वेश्चंस नीट प्रीवियस ईयर्स के, मोर और लेस आर द सेम। जेई के स्टैंडर्ड में और बोर्ड्स के स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ओके सर। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू लेंसेज नाउ। लेंसेज के लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, बस स्लाइड्स बनी हुई है तो लेंसेज थ्योरी है, उसको डिस्कस करते हैं। सो देखो लेंस क्या है। लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस। अगर आप दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस लें और आप उन्हें कंबाइन कर देते हैं, देन द कॉम्बिनेशन इज लेंस। कई टाइप के लेंसेज हैं, अगर डिपेंड करता है कि आपकी दोनों सर्फेसेस कैसी हैं। बोथ द सर्फेसेस आर कॉन्वेक्स, देन वी हैव डबल कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सर्फेसेस कॉनकेव हैं, देन यू हैव डबल कॉनकेव लेंस और बाई कॉनकेव लेंस। एक प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, देन यू हैव प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन है, एक कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक कॉनकेव सरफेस है, एक कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये टाइप ऑफ लेंसेज हैं जो आपको स्टडी करते हैं। इतना लिखिए, फिर कुछ और थ्योरेटिकल पार्ट्स है लेंस के, वो स्टडी करते हैं।
हाँ जी, लिख लिया ना? नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट स्टडी करना है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस. प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज कि और हम थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं. थिन लेंसेज मींस कि ये इतना थिन है कि देखो, ये लेंसेज में दो सरफेसेस होती है ना. ये एक सरफेस का पोल होगा P1, ये दूसरी सरफेस का पोल होगा P2. ये ऑप्टिकल सेंटर होगा. इतना थिन लेंस है कि P1 और P2 सब बहुत क्लोज है. इतना थिन लेंस है, ये P1 होगा पहली सरफेस का, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये P2 है, ये तीनों बहुत क्लोज है. दैट्स अ थिन लेंस. सो अगर एक थिन लेंस है और उसके ऑप्टिकल सेंटर से आप लाइट पास करा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट स्ट्रेट पास होती है विदाउट एनी डेविएशन. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. और लेंस में सारे डिस्टेंसेस आप ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ लेंस. जैसे स्फेरिकल सरफेस में आप पोल से मेजर कर रहे थे, लेंस में सारे डिस्टेंसेस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं. तो आप ऐसे लिखोगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. जितने भी डिस्टेंसेस आप लेंस में लोगे, वो सारे डिस्टेंसेस आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं. सब ऑप्टिकल सेंटर से है. दैट्स अ थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस. तो देखिए, दो तरह के लेंस में फोकस होते हैं. एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब है वो पॉइंट जिस पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस पैरेलल हो जाती है. दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक वर्चुअल पॉइंट होता है कि आपने रेस ली, अगर आपने रेस को कन्वर्ज कर दिया एट द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तो रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस पैरेलल हो जाएगी. दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो सेपरेशन है, दैट्स फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस. फर्स्ट फोकल लेंथ. अगर आप ढंग से देखोगे, यू आर गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट्स नेगेटिव. फर्स्ट फोकल लेंथ इज नेगेटिव. Similarly here, optical center to first focus, you're going in the direction of light, so that's first focal length which will be positive. So if you have a convex lens, उसका first principal focus या first focal length negative होती है, but concave के लिए positive. इतना लिखो, फिर हम second पर आएंगे. इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज. ये तो सिर्फ डेफिनेशंस हैं, इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला से कुछ कैलकुलेशन शुरू हो. इतना आप लिख लो तो बताओ मुझे. डन सर. सर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की पहली लाइन में क्या लिखा है? रेस पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग एट कॉनकेव. सो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है तो पास हो सकती है, लेकिन अगर कॉनकेव है तो रेस कन्वर्ज होगी एट द फोकस. तो ये एक ही डेफिनेशन में ना मैंने दोनों के लिए ओके सर.
नोट किया इतना, सेकंड पर है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। Yes, sir. सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब है वो पॉइंट जहां पैरेलल रेज कन्वर्ज करेंगे फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, मींस कॉन्वेक्स लेंस है, आपने पैरेलल रेज ली, दे विल कन्वर्ज एट सेकंड फोकस, और कॉनकेव है तो डाइवर्ज हो जाएंगे। जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे देन दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। सो दैट्स द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जहां पैरेलल रेज कन्वर्ज होती है या पैरेलल रेज डाइवर्ज होंगी और आप पीछे प्रोड्यूस करोगे देन दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। दैट्स सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो और ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल फोकस तक का जो सेपरेशन होगा दैट इज सेकंड फोकल लेंथ, दिस इज सेकंड फोकल लेंथ। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द सेकंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फॉर अ कॉनकेव लेंस दैट्स नेगेटिव। बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपसे कह रहा हूँ फोकस दैट मींस सेकंड फोकस, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ फोकल लेंथ दैट मींस सेकंड फोकल लेंथ। अगर वो फोकस कहता है इसका मतलब है सेकंड फोकस, वो आपसे कह रहा है लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, दैट मींस वो आपसे कह रहा है सेकंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करो फर्स्ट। लिखिए ना। नोट कर लिया ना। यस सर। The next Yes. is lens maker formula. देखो lens maker formula क्या है? Lens maker formula is a relation between focal length of lens, its radii of curvature, and refractive index of lens in surrounding. एक लेंस कैसे बनता है? दो spherical refracting surfaces के कॉम्बिनेशन से लेंस बनेगा। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो जो दो सरफेसेस हैं इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेंस की फोकल लेंथ में रिलेशन, प्लस उसमें रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी आता है। सो ये रे डायग्राम है, दैट्स योर ऑब्जेक्ट। ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी ऑब्जेक्ट होगा। इसको बेटर होगा अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। So see, this is your double convex lens. This is a double convex lens. This is the optical center. This is the pole P1. This is the pole P2. भाई मुझे बताओगे फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, लेफ्ट में या राइट में? इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, कोई बता सकता है?
देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन के लिए आप कर्वेचर देखो, कर्वेचर देखो कि स्फेयर कहाँ कंप्लीट होगा, राइट में स्फेयर कंप्लीट होगा, दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में जाएगा, दिस इज C1। सेकंड सरफेस का देखो स्फेयर कर्वेचर देखो बस कि स्फेयर किस साइड कंप्लीट होगा, उससे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड कर सकते हैं। क्या लगता है जो सेकंड सरफेस है इसका स्फेयर कहाँ कंप्लीट होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट पे। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो लेफ्ट में जाएगा, दिस इज C2। रेडियस ऑफ कर्वेचर किन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखो दिस शुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। लेकिन हम थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन में काम कर रहे हैं, ऑल्दो ये देखकर थिन नहीं लग रहा बट दिस इज अ थिन लेंस। तो थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करोगे, आप डिस्टेंसेस जितने भी होंगे कहां से मेजर करते हैं, लिखा था मैंने शायद कहीं, So optical center. optical center. So you will take this distance from optical center. You will take this distance also from optical center. It should be from pole, but lens is very thin, तो आप optical center से लो या pole से लो, एक ही चीज, we take it from optical center. So देखो रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। This is object. मैंने यहाँ पर रे को इंसर्टेड कर दिया। नॉर्मल मुझे बताओगे कैसे आएगा, इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल चाहिए, कैसे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। कनेक्ट दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दो, दिस विल गिव यू द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब आप मुझे कुछ बता सकते हो, रे इज, दिस इज N1 सराउंडिंग, दिस इज N2 द मीडियम ऑफ लेंस। रे इज मूविंग फ्रॉम एयर टू लेंस, कहाँ बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे ऐसे जाती, इट्स मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रे कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे, देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, कैसे करेगी बताइए भाई, जब रेयरर से डेंसर जाती है देन रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्रैक्शन ना होता तो स्ट्रेट जाती है, रिफ्रैक्शन की वजह से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब देखिए ये रे स्ट्रेट मूव करती, ये रे स्ट्रेट मूव करती अगर यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, और अगर कोई और रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती। और यहां जाकर मिल जाती, ये मेज। अब एक बात बताओ, क्या ये रे स्ट्रेट जा सकती है या कोई और भी आपको रिफ्रैक्शन दिख रहा है। देखो डेरिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ याद कर लोगे, कुछ तो आपको कॉन्सेप्ट्स यूज करने होंगे। हाँ जी श्रीन, क्या लग रहा है कि रे विल गो स्ट्रेट या एक रिफ्रैक्शन और होना चाहिए। सर P2 पे होगा एक और रिफ्रैक्शन। Because ray is moving from glass to air, it's moving from यस सर। lens to air, एक और रिफ्रैक्शन होगा, it can't go straight, it can't go straight, dotted बनाते, it cannot go straight, straight नहीं जा सकती, एक रिफ्रैक्शन और होगा। पहले एक फर्स्ट रिफ्रैक्शन को देखते हैं। दिस इज O which is object for first surface, this is object नहीं sorry, this is image for first surface। अब ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस के लिए एनसीआर बताओगी मुझे ऑब्जेक्ट क्या होगी फॉर द सेकंड सरफेस। So image I1. गुड, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, and this is your object distance, this is your object distance U, this is your image distance V1।
नो रे, अब इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल चाहिए। शरीन कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए मुझे, क्या करना होगा? So joining the line to C2. आप इस पॉइंट को C2 से कनेक्ट कर दो। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। दिशा, रे इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, कैसे बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Sir, away. Away from the normal, this is normal and this is incident ray, it will bend away from the normal, ऐसे जाएगी। So this will be your final image है। किसकी इमेज है ये? फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस? So ये second. this is image for second surface. So this is V. This is the entire ray diagram। ये रे डायग्राम है आपका। पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज, दूसरी सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये फाइनल इमेज। इसे ड्रॉ कीजिए। इट विल टेक टाइम, इसको ड्रॉ करिए। कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो कुछ है इसके रे डायग्राम में। इसे ड्रॉ करिए, कहीं कुछ इश्यूज हैं तो मुझे बताइए। दिस ब्लू लाइन इज नॉर्मल अगेन ना। जब रे डायग्राम ड्रॉ हो जाए बताइएगा, कैलकुलेशंस करेंगे इसके। अब इतना लिख लो, बताओ लिख लिया था? Yes. नेक्स्ट सेकेंड। Done, sir. अब आपको सिर्फ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिलेशन यूज करना है। 1 से 2 जा रहे हो आप। सो यू विल यूज, पहले आप सरफेस रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस को कुछ नाम दे दो। दिस इज x, this is p1, this is y, so refraction at xp1y। xp1y, so first surface के लिए this is the object n1 by minus u। बस जो रिलेशन आपने अब तक इतने न्यूमेरिकल्स करे थे, n2 by फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज ये है, n2 by v1 is n2 minus n1 by r1। That's first equation। जब आप सेकेंड सरफेस पर आओगे, सेकेंड सरफेस xp2y,
अब इस xp2y सरफेस में आप देखो, आपका इंसिडेंट मीडियम क्या है बताओगे? xp2y में इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? n2 या n1? Which one is the incident medium? So N2. n2. n2 से n1 में जा रहे हैं, so instead of n1 we'll use n2. और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है सेकंड सरफेस के लिए? i1 ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? v1 n2 बाय माइनस v1 प्लस n1 बाय इमेज डिस्टेंस क्या है सेकंड सरफेस के लिए? दिस इज द इमेज डिस्टेंस इज v, n1 by v is n1 minus n2 divided by r2. That is equation number 2. अब सिर्फ आपको इतना काम इतना लिख लो, फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, बस एक लाइन की कैलकुलेशन और रह जाती। इतना लिख लीजिए फिर ऐड करते हैं, जस्ट ऐड करने का काम रह जाएगा। इतना लिख लो तो मुझे बताना फिर। और इनफेक्ट तुम भी ऐड करके देखो उसे क्या क्या कैंसिल हो रही है टर्म्स। इन्हें ऐड करो, ऐड 1 and 2 एंड सी क्या क्या कैंसिल हो। कुछ कैंसिल हुआ ऐड करने पर? सो N1 और N2। आई गेस ये v1 वाली टर्म कैंसिल होगी। देखो n1 बाय माइनस यू, N2 by V1 वाला। हाँ n2 बाय v1 प्लस n2 बाय माइनस v1 प्लस n1 बाय v, n2 माइनस n1 बाय r1 प्लस n1 माइनस n2 बाय r2, n2 बाय v1 n2 बाय माइनस v1। सो आप n1 कॉमन ले सकते हो, n1 आप कॉमन लोगे, सो वी हैव माइनस 1 बाय v प्लस 1 बाय v, n2 माइनस n1 बाय r1। आप यहाँ पे ना माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये n1 माइनस n2 भी n2 माइनस n1 हो जाएगा बाय r2। सो 1 by v minus 1 by u is 1 by f. So we have n1 by f, n2 minus n1 आप कॉमन ले लीजिए, it's 1 by r1 minus 1 by r2। So यहाँ से आप 1 by f लिख सकते हैं, it's n2 by n1 minus n1 by n1 1 by r1 minus 1 by r2। So n2 by n1 is n21, इसको ऐसे लिखते हैं n21 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। This relation is known as लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये रिलेट कर रहा है लेंस की फोकल लेंथ को, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को और रेडियस ऑफ कर्वेचर को। चलिए इतना नोट कर लीजिए।